यस पीपल, सो डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। सर टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा? यस मिल जाएगा, सब आपको मिलेगा। थोड़ी दिन रुक जाइए, 1-2 दिन रुकिए, सब आपको बुक्स भी मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ठीक है, आपके डाउट्स भी सब उसमें सॉल्व हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पहले आप पढ़िए करके। ठीक है, चलिए अब आप एक काम करिए। सबसे पहले आप नए पेज पे हेडिंग दे दीजिए एक टॉपिक का। किसी ने पूछा कि सर रूल्स में चेंज करना है, वो सर चेंजेस क्या एक्ट से होता है, मतलब फाइनेंस एक्ट से होता है? आंसर इज नो। रूल्स में चेंजेस है, वो चेंजेस नोटिफिकेशन के थ्रू होते हैं। नोटिफिकेशन निकाल के और रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पावर होता है कि नोटिफिकेशन निकाल के और रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं। यस सर। चलिए अब एक काम करिए, नए पेज पे एक हेडिंग दे दीजिए टॉपिक का, और उसका हेडिंग दीजिए बेसिक्स एंड टैक्स रेट फॉर AY। जस्ट आप AY लिखिए 22-23। अब ये AY क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ इतना लिखिए अभी आप, बेसिक्स एंड टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। नाउ इस इनकम टैक्स में हम क्या करने वाले हैं? इनकम टैक्स में हम करेंगे किसी भी पर्सन का इनकम निकालेंगे और उस पर टैक्स निकालेंगे। भाई यही तो काम करना है। इनकम टैक्स में हम क्या करने वाले हैं? सर ये क्या करने वाले हैं? अगले जो हम जितने भी लेक्चर होंगे, हम यहाँ पे कम से कम 130 घंटे पढ़ेंगे इनकम टैक्स। तो 130 घंटे जो पढ़ेंगे उसमें सर क्या पढ़ेंगे? कितना सारा क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे किसी भी पर्सन की इनकम निकालना और उस पर टैक्स निकालना। तो यही पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इन इनकम टैक्स we have to calculate total income and tax liability of person. In income tax we have to calculate total income and tax liability of person. In income tax we have to calculate total income and tax liability of person. Total income and tax liability of person. चलिए उसके बाद में सर कैसे करेंगे ये कैलकुलेट, तो सीखेंगे अब सब चीजें। लिखिए उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ऐसे लिखिए, नेम ऑफ असेसी। अब आप बोलोगे ये असेसी क्या होता है, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। नेम ऑफ असेसी, उसके पास में लिखिए प्रीवियस ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23। ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है सब समझ में आएगा। जैसा मैं बोलता हूं पहले आप लिखते जाइए बस। नेम ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। और इसके लिए हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम टोटल इनकम निकालेंगे किसी की भी। टोटल इनकम मीन्स इसको नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलेंगे। टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। यहां पे आप ऐसे एक फॉर्मेट बना दीजिए, 7 एक लाइन का, 10 लाइन का बना दीजिए। यहां रुपीस, यहां पर्टिकुलर, रुपीस एंड पर्टिकुलर। अब आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्सेबल इनकम जब भी जिसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं? तो उसमें ना आपके 5 हेड की इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन,
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड की इनकम होती है और ये 5 हेड की जो इनकम होती है ना, इसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और इसमें से इसको जीटीआई भी बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A के कुछ डिडक्शन होते हैं, वो लेस करेंगे। ये आपको मिलेगा टोटल इनकम, या जिसको बोल सकते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, या जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एनटीआई बहुत बार। चलिए कॉपी करिए इतना। डन पीपल। चलिए अब आप इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। सर ये क्या लिखा है आपने, ये 5 पार्ट आपने क्या लिखा है? सर ये इनकम जो है ये 5 पार्ट में जाती है, 5 हेड में जाती है। एक इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये क्या है सर? ये क्या है? इधर देखना सब लोग, इधर देखना सब लोग, इधर देखना, इधर देखना। देखिए ये होता क्या है, हमारे इनकम टैक्स में 5 घर होते हैं। हमारे इनकम टैक्स में 5 है, वो 5 घर होते हैं। और ये पहला घर जो होता है ना, इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी का घर। पहला जो घर होता है उसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी का घर। दूसरा घर आपका हाउस प्रॉपर्टी का घर। तीसरा घर आपका बिजनेस का घर। चौथा घर आपका कैपिटल गेन का घर। और 5वां जो घर होता है दैट इज द आपका अदर सोर्सेस का घर। अब एक बात समझना, हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो, 9 अभी सही है? टॉपिक का हेडिंग आपने लिखवाया था दैट इज द बेसिक एंड टैक्स रेट फॉर द AY 22-23 असेसमेंट ईयर। क्या होता है अभी समझेंगे। देखिए हमारे इनकम टैक्स में क्या होते हैं, ये 5 घर होते हैं, 5 घर। अब एक बात समझना, जैसे आप लोग सीए बन गए, आप लोग सीए बन गए और सीए बनने के बाद एक बंदा आपके पास आया, बोलता है कि भाई हमारी बहुत सारी इनकम है, आप बताइए कैसे टैक्स भरना है। तो वो आपको बहुत सारी इनकम बताता है। वो बोलता है अपन का एक घर भी है जो भाड़े पे दे रखा है, उसका भाड़ा आता है। हम बिजनेस भी करता है और बिजनेस का बहुत सारा पैसा आता है। हमने इस साल में कोई घर भी बेचा था, घर बेचने से और कुछ गेन हुआ है। वो बोलता है हमको बहुत सारी कंपनी का शेयर भी है हमारे पास, उसका डिविडेंड भी आता है। हमको लॉटरी भी लगी है, लॉटरी का भी इस बार इतना इनकम हुआ है। हमको इस बार में क्या हुआ है, वो बहुत सारी इनकम आपको बताता है। अब आप मुझे ये बताओगे कि सर एक बात बताइए, ये सर इनकम इतनी सारी है तो इन सब इनकम को क्या एक ही रेट से टैक्स लगता है? आंसर इज नो गाइस, नो, ऐसा नहीं होता। हर इनकम पे अलग अलग रेट से टैक्स लगता है। आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि शेयर मार्केट में जो शेयर बेचते हैं ना, उससे जो प्रॉफिट होता है उससे उस पर सिर्फ 10 या 15% ही टैक्स लगता है।
उस पे जो है वो ओनली 10 या 15%, 10 या 15% ही टैक्स लगता है। जो शेयर मार्केट की आपकी इनकम होती है, शेयर मार्केट में जो शेयर्स को बेच देते हो, उस पे जो इनकम होती है उस पे बहुत ही कम रेट से टैक्स लगता है। तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनकम को 5 हेड में बांट दी, 5 अलग अलग घर में बांट दी। अब एक बात बताओ, आपको जो बंदा आया आपके पास, वो बोलता है मेरी बहुत सारी इनकम है, लॉटरी भी लगा है, ये भी है, शेयर का भी है, हम धंधा भी करते हैं, बिजनेस भी, घर भाड़े पे दे रखा है, दुकान भाड़े पे दे रखी है। क्वेश्चन ही आता है वो इनकम को कौन से हेड में ले जाए। तो होता क्या है, सबसे पहले आप इनकम को यहां लेके जाओगे और इस घर का दरवाजा खटखटाओगे, और ये जो पहला घर है इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी का घर। और यहां पे जाने के बाद आपने दरवाजा नॉक किया। जैसे ही आप ये दरवाजा नॉक करोगे, अंदर से एक आवाज आएगी, और अंदर से एक आवाज आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा इनकम लेके आए हो। आप बोलते हो यस इनकम लेके आए हैं। तो ये पूछा जाएगा कि इनकम लेके जब आए हो तो क्या वो इनकम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से हुई है, क्या जो इनकम है वो इनकम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से हुई है। आप बोलोगे हां हमारी इनकम तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से हुई है, तो उस केस में बेटा ये दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ये पहला दरवाजा है, ये तब खुलेगा जब आप बोलोगे कि यस इनकम इज फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की वजह से हुई है। और अगर मान लो ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से इनकम हुई है, तो वो इनकम इस पर्टिकुलर घर में जाएगी, इस पर्टिकुलर हेड में जाएगी, अदरवाइज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो जैसे जो सैलरी मिलती है, हमारे यहां पे एक बंदा काम करता है जिसका नाम है दीपक। दीपक है वो टेक्निकल संभालता है पूरा, उसको जो सैलरी मिलती है तो वो जब लेके जाएगा इनकम, तो वो कौन से घर में जाएगी, इस घर में जाएगी, मीन सैलरी हेड में जाएगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से हुई है। अब आप मुझे बोलोगे सर ऐसा कहां लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से इनकम हुई तो इस पर्टिकुलर घर में जाएगी। वो बेटा लिखा हुआ है सेक्शन 15 में, इनकम टैक्स में। सेक्शन 15 होती है जो चार्जिंग सेक्शन होती है सैलरी हेड की। चार्जिंग सेक्शन किसको बोलते हैं, अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा तो जीएसटी में एक चार्जिंग सेक्शन थी। क्या जीएसटी कब लगता है, तो उसमें बताया होगा कि सर्विस प्रोवाइड की जाती है या गुड सप्लाई किया जाता है, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वो चार्जिंग सेक्शन बोलती थी। तो वैसे ही सर सैलरी हेड में इनकम कब जाएगी, जब सेक्शन 15 बोलती है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है। अगर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है तो आपकी इनकम इस घर में जाएगी, इस घर का दरवाजा खुल जाएगा और इनकम इस घर में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन मान लो इनकम अगर इस हेड में नहीं जाती तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो है वो अगले वाले घर पे लेके जाना पड़ेगा इनकम को, और आप अगले घर पे जाके और फिर दरवाजा नॉक करेंगे। और जैसे ही आप अगले घर पे जाके दरवाजा नॉक करेंगे, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का घर है, वो अंदर से 2 क्वेश्चन पूछेगा, अंदर से आवाज आएगी, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हुई है, एंड क्या आप उसके ओनर हो क्या। अगर कोई इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी से हुई है और आपके ओनर हो क्या, ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 22 में। और अगर ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर यस हुआ कि यस ये हाउस प्रॉपर्टी से हुई है, उसके साथ साथ में हम उसके घर के ओनर भी है और ये घर का रेंट वेंट है, तो उस केस में ये दरवाजा खुल जाएगा, अदरवाइज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तीसरा, अगर यहां पे भी दरवाजा नहीं खुलता तो आपको अगले घर में लेके जाना है। अगला घर है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का होता है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अंदर से आवाज आएगी कि क्या आपकी ये इनकम बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से है, क्या आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आप धंधा कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो। अब ये बिजनेस प्रोफेशन क्या होता है अपन डिटेल में सब चीजें आगे जाके पढ़ लेंगे। तो यहां पे अगर मान लो ये बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से हुई है तो ये दरवाजा आपका खुल जाएगा। उसके बाद में अगला जो घर है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का है, और यह पूछा जाएगा कि भैया ये अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले कि क्या आपके पास कोई कैपिटल असेट है क्या, और वो कैपिटल असेट क्या आपने ट्रांसफर की है क्या। अगर ये दोनों का क्वेश्चन राइट आप दे देते हो आंसर के यस हमारे पास कोई कैपिटल असेट थी और वो कैपिटल असेट को हमने ट्रांसफर कर दिया है, बेच दिया है, तो इस घर का दरवाजा खुल जाएगा।
इस घर का दरवाजा खुलेगा और अगर मान लो अगर वो इनकम इस घर में भी नहीं जा रही है तो लास्ट वाला घर है दैट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें वो दरवाजा ही नहीं है, इसमें कोई दरवाजा ही नहीं है, मिस वो इनकम लास्ट में उधर चली जाएगी। इसका मतलब कोई इनकम अगर ये 4 हेड में नहीं जाती तो वो तुम्हारे अदर सोर्सेज में जाती है। तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पे इनकम इस पर्टिकुलर हेड में कब जाएगी, हम इसको ऑल डिटेल में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे कि इनकम इस हेड में तब जाएगी जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो सेक्शन 15 में बोला हुआ है। अगर वो रिलेशनशिप है तो वो इस घर में जाएगी। दूसरा, इस घर में कब जाएगी, जब हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसके ओनर हो, सेक्शन 22 बोलती है ऐसा। इस घर में तब जाएगी जब आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, तो इस घर में जाएगी, ऐसा सेक्शन 28 बोलती है। और इस घर में कब जाएगी, जब आपकी कैपिटल असेट है उसको आपने बेच दिया तो वो इस घर में जाएगी, ऐसा सेक्शन आपके 45(1) में बोला हुआ है। और भैया अगर यहां पे भी नहीं जाती तो फिर इस घर में तो दरवाजा ही नहीं है, सीधा आप उधर ले जाइए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, एक बात बताइए मुझे, मैंने क्या किया, मैंने मान लो किसी कंपनी के कोई शेयर बेच दिए, तो शेयर बेचे, मैंने अभी कुछ आईपीओ लगाया था नायका का, तो नायका का आईपीओ खुला मेरा और मैंने उसके शेयर बेच दिए, तो मुझे एक बात बताइए वो इनकम कहां जाएगी? क्या ये मेरी सैलरी है? आंसर इज नो, सैलरी तो नहीं है। क्या मेरा हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट है? आंसर इज नो। क्या ये मेरा बिजनेस था? आंसर इज नो। क्या ये कैपिटल गेन में जाएगा? क्या ये कैपिटल असेट है और कैपिटल असेट को मैंने ट्रांसफर किया है? आंसर इज यस, ये यहां पे चला जाएगा। अब एक बात बताओ, मेरी कोई लॉटरी लग गई, मैंने क्या किया कि मान लो शुभ लक्ष्मी लॉटरी में कुछ लॉटरी लगाई थी, मेरी लॉटरी लग गई, तो लॉटरी की इनकम कहां जाएगी? क्या सैलरी हेड में जाएगी? आंसर इज नो। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है? आंसर इज नो। क्या ये बिजनेस है? आंसर इज नो। क्या कोई कैपिटल असेट मैंने ट्रांसफर की है? आंसर इज नो। तो ये कहां जाएगी? आईएफओएस में जाएगी। वैसे ही मुझे किसी कंपनी से मान लो डिविडेंड मिल गया, तो डिविडेंड क्या सैलरी में जाएगा? आंसर इज नो, ये थोड़ी कोई सैलरी है। या क्या हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है? आंसर इज नो। क्या ये बिजनेस है? आंसर इज नो। क्या ये कैपिटल गेन हुआ, कोई कैपिटल असेट बेची है? आंसर इज नो। तो कहां जाएगा? आईएफओएस में जाएगा। मान लो मेरे एक राजस्थान में घर है, राजस्थान के अलवर में मान लो मेरा घर है, वो घर का रेंट आया, तो घर का रेंट और मैं उसका ओनर हूं, तो क्या ये सैलरी में जाएगा? आंसर इज नो। बट क्या सर मेरा घर है, हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस। क्या मैं उसका ओनर हूं? आंसर इज यस। तो वो इस घर में चला जाएगा। कहां जाएगा? वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो आप समझ रहे हो, ये अलग अलग 5 हेड होते हैं और अलग अलग 5 हेड में आपकी इनकम है, वो इनकम जाती है। वो कैसे जाएगी, क्या जाएगी, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ आपको मैं ब्रीफ दे रहा हूं सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट में हम करने वाले क्या है। कल से जब हम पढ़ना चालू करेंगे तब आपको चीजें समझ में आनी चालू होगी कि कौन से हेड में। इतना इजी नहीं है, सैलरी को पढ़ने में कम से कम अपन 5 लेक्चर लेंगे, मतलब 15 घंटे है वो सैलरी पढ़ेंगे, अप्रोक्स 12 घंटे के करीब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अप्रोक्स 18 घंटे के करीब हम बिजनेस पढ़ेंगे, अप्रोक्स 18-20 घंटे के करीब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे और उसके बाद में वो सब उसमें जाएगा। तो आज कोई तुषार एक दिन में नहीं होगा कि हाउस प्रॉपर्टी में ऑफिस वाला बिल्डिंग आएगा या नहीं आएगा, हमारी एक दुकान भाड़े पे दी थी वो आएगी या नहीं आएगी, सर मैंने तो क्या किया कि घर के साथ फर्नीचर भी भाड़े पे दे दिया, वो आएगा या नहीं आएगा। वो सब चीजें बेटा पढ़ लेंगे, अभी तो चालू किया है, अभी तो हमने चालू किया है। तो जब चालू किया है तो अभी जितना चालू किया है बेसिक बातें कर रहे हैं, सब चीजें आगे जाके आपकी क्लियर होगी। आज आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आज ये सब चीजें हो जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे स्लोली होले जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने ये स्टेटमेंट बनाया था और ये स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको ये घर वर बनाने की जरूरत थी नहीं, बट अगर बना दिया है तो कोई बात नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिए, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यहां लिखिए फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी we should have knowledge of, for computation of total income, मैं बोलूंगा आपको लिखना है, मैं हर बार लिखूंगा नहीं। for computation of total income and tax liability we should have knowledge of, we should have knowledge of, और नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखिए। फर्स्ट लिखिए
इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा लिखिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 और तीसरा लिखिए फाइनेंस एक्ट 2021, फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 2021। चलिए उसके बाद में अब आप इधर देखिए, एक बार इधर देखिए। देखो हमारे इनकम टैक्स में देखो ईयर जो होता है ना, ईयर, वो आपने देखा होगा दो तरह के ईयर होते हैं। एक होता है तुम्हारा कैलेंडर ईयर और एक तुम्हारा होता है जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? जो 1 जनवरी से चालू होता है, जो 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? जो आपका 1 अप्रैल से चालू होता है टू 31 मार्च तक चलता है, दैट इज आपका फाइनेंशियल ईयर। अब एक चीज समझना, हमारे इनकम टैक्स में कहीं पे भी हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करेंगे। कैलेंडर ईयर इज इररिलेवेंट, यू कैन से दैट। कैलेंडर ईयर की हम कहीं बात नहीं करेंगे। हम जो भी बातें करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर की बातें करेंगे। और एक चीज समझना, आपके फाइनेंशियल ईयर में 2 फाइनेंशियल ईयर आपको याद रखने हैं। एक फाइनेंशियल ईयर होता है दैट इज द प्रीवियस ईयर और एक होता है तुम्हारा असेसमेंट ईयर। एक होता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर जिसको हम बार बार पीवाई के नाम से बोलेंगे और एक तुम्हारा होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जिसको हम एवाई के नाम से बोलेंगे, दैट इज एवाई इज फॉर असेसमेंट ईयर। अब एक चीज समझना, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो वाला फाइनेंशियल ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं। मैं ऐसा बोल दूं, दैट इज ईयर ऑफ इनकम। मीन्स जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर। और ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? रुको, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, आप इधर देख लीजिए, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। मैं जब भी अगर मैं ऐसा बोलूं लिखो तब लिखना है, बाकी आपको नहीं लिखना है। मैं बोलूंगा टाइम दूंगा, ठीक है? अगर मैंने पहले लिख लिया फिर मेरे को लिखवाना है तो मैं आपको टाइम दूंगा। समझना, प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर ऑफ इनकम और एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? ईयर ऑफ टैक्स, ईयर ऑफ टैक्स पेड ऑन इनकम अर्न। तो देखिए 2 तरह के ईयर होते हैं। पहली चीज कैलेंडर ईयर, आपको कोई मतलब ही नहीं है यहां कैलेंडर ईयर से। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में आपको 2 तरह के ईयर यहां मिलेंगे, एक मिलेगा प्रीवियस ईयर और एक मिलेगा असेसमेंट ईयर। अब आप मुझे बोलोगे ये प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं और असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? तो देखो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जिसमें आप इनकम कमाते हो। तो जिस ईयर में आप इनकम कमाओगे उसको बोला जाएगा प्रीवियस ईयर। आप इतना ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर मींस ईयर जिसमें आप इनकम को कमा रहे हो, मींस पैसा कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, दैट इज द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर मींस वो प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम कमाई थी उस पर आप टैक्स भरोगे, वो अगले साल भरोगे, दैट अगला साल इज असेसमेंट ईयर। तो मैं बोलू ईयर ऑफ टैक्स पेड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर में इनकम का है उस पर आप अगले साल टैक्स भरोगे, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। अब एक चीज समझना, आपके एग्जाम के लिए हमेशा जो प्रीवियस ईयर है वो रहेगा 21-22। 21-22 इज द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 मार्च 2022 इस डेट तक जो भी आप इनकम कमाओगे, इस डेट तक आप जो भी इनकम कमाओगे वो इनकम, इसको मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर। इस पे टैक्स कब भरोगे आप? अगले साल भरोगे।
तो तुम्हारे लिए मैं बोलूं असेसमेंट ईयर होगा दैट इज द 22-23, और 22-23 का मतलब आपका 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023, इस पीरियड में आप क्या करोगे, वो टैक्स भरोगे। उस पीरियड में आप टैक्स भरोगे, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो आप कैसे याद रखेंगे, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, देखो दो तरह के ईयर, कैलेंडर ईयर गोज टू बाय ऑयल मींस तेल लेने गया, दूसरा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में दो तरह के फाइनेंशियल ईयर, एक तुम्हारा प्रीवियस ईयर और दूसरा तुम्हारा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर होता है जिसमें आप इनकम को अर्न करते हैं, इनकम को कमाते हैं। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इनकम कौन से प्रीवियस ईयर में कमा रहा हूं, 21-22 प्रीवियस ईयर में, क्योंकि मैं यहां पे ये लेक्चर ले रहा हूं इन द मंथ ऑफ द दिसंबर 2021, तो दिसंबर 2021 इसी पीरियड में आ गया, तो ये मेरा प्रीवियस ईयर 21-22 का इनकम है। अब इसमें मुझे टैक्स कब भरना है, अभी कभी नहीं भरना, अगले साल भरना है, अगले साल मुझे टैक्स भरना है, अगले साल मुझे रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल क्या होता है देखेंगे, बताएंगे। रिटर्न फाइल मींस आपको पूरा विवरण देना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, योर इनकम, योर टैक्स, सब डिटेल देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। तो रिटर्न जो फाइल करेंगे वो इस साल में करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिए, जिस साल में अपन इनकम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर, और उसके अगले साल जो है वो हम टैक्स भरेंगे, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। अब एक बात बताओ, जो लास्ट ईयर इनकम कमाई थी प्रीवियस ईयर 2021 में, उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21-22। आपने देखा होगा अभी लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स या आपके सीनियर जो रहेंगे उनको पता रहेगा, आपने देखा होगा वो लोग आजकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर के कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो इनकम कमाई थी उसका रिटर्न अब फाइल कर रहे हैं, मींस टैक्स अब भर रहे हैं करके, ठीक है। वैसे ही हम जो इनकम इस पर्टिकुलर पीरियड में कमाएंगे उस पे टैक्स अगले साल भरेंगे, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में इनकम कमाई जाती है, और असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में इनकम पे टैक्स भरा जाता है। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 21-22 है, मींस इस साल 21-22 में जो हम इनकम कमा रहे हैं उस पे असेसमेंट ईयर 22-23 में हम क्या भरेंगे, टैक्स भरेंगे। और जो ये फाइनेंस एक्ट 2021 में जो अमेंडमेंट आए, सब ये अमेंडमेंट सब एप्लीकेबल होते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। जो असेसमेंट ईयर 22-23 होता है उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, मींस प्रीवियस ईयर 21-22 में जो इनकम कमाई उस पे आप टैक्स भरोगे, असेसमेंट ईयर 22-23 में तो उसके लिए वो एप्लीकेबल होंगे। तो आप एक काम करिए, इसको एज इट इज कॉपी मार दीजिए। आप आज अपने आईसीआई के मॉड्यूल से जाके कुछ नहीं देखेंगे, आप आईसीआई के मॉड्यूल से आज कुछ नहीं देखेंगे, जब मैं आपको देखूं बोलने का तभी आपको देखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं। आप एक बार इसको देखिए, चलिए कॉपी करिए इसको। राहुल बोलता है सर गवर्नमेंट एडवांस टैक्स भी तो लेती है। ऋत्विक बोल रहा है सर टीडीएस भी तो होता है। सब आएगा बेटा, सब आएगा, ठीक है। अभी आप जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे आप उस पर ध्यान दीजिए, बाकी बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी तो चालू किया है आज। गवर्नमेंट एडवांस टैक्स क्यों लेती है, क्या होता है, सब आएगा, ठीक है। चलिए डन पीपल। डन पीपल। चलिए अब एक बात समझिए, अब एक बात समझिए, या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब एक चीज समझिए, आप लिखिए अगली लाइन में, एक लाइन छोड़ के लिखिए, एक सेक्शन होती है, पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, पहले एक बार देख लीजिए फिर आप लिखिएगा। इधर देखिए,
हम बार बार एक वर्ड बोलेंगे असेसी, 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 हम बार बार एक वर्ड बोलेंगे असेसी। सर ये असेसी कौन होता है? मींस ये असेसी जो है, असेसी बेसिकली कौन होता है? कौन है असेसी करके, ठीक है, असेसी, 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 बार बार बोलेंगे असेसी, असेसी। तो ये असेसी कौन होता है? असेसी का मतलब होगा जो पर्सन रिक्वायर टू पे टैक्स। मींस जो पर्सन है वो रिक्वायर टू पे टैक्स है। मींस जिस पर्सन को टैक्स भरना है उसको हम बोलेंगे असेसी। तो मैं जो हूं, मैं पर्सन हूं, मुझे टैक्स भरना है तो मैं असेसी। आप पर्सन हो, आपको टैक्स नहीं भरना तो आप पर्सन तो हो बट असेसी नहीं हो। अब आप बोलोगे ये पर्सन क्या होता है? तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स में है ना, जो पर्सन होता है उसको डिफाइन कर रखा है। और पर्सन कितने टाइप के होते हैं समझने की कोशिश करना। इधर देखो, इधर देखो, कुछ लिखना नहीं है आपको, कुछ लिखना नहीं है। तो देखिए, पर्सन जो होते हैं उसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है एचयूएफ, एक होता है फर्म, एक होता है कंपनी, एक होता है एओपी बीओआई, और एक होता है तुम्हारा लोकल अथॉरिटी, और एक होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये क्या होता है अभी देखेंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले दो वर्ड है, एक होता है असेसी और एक होता है पर्सन। सर एक बात बताओ, असेसी कौन होता है और पर्सन कौन होता है? तो देखो, पर्सन में ये सब लोग आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीओआई, उसके बाद लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब पर्सन है। ये जितने भी लोग हैं ये सब पर्सन है। लेकिन ये पर्सन असेसी तभी बनता है जब उसको कोई टैक्स वगैरह भरना है। तो एक बात, एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिविजुअल एक पर्सन तो है, तो आप भी इंडिविजुअल हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं। तो मुझे एक बात बताओ, हम दोनों पर्सन है या नहीं? आंसर इज यस। आप भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं, आप भी पर्सन, मैं भी पर्सन, हम दोनों इंडिविजुअल है। लेकिन क्या हम असेसी है या नहीं? तो अगर जिस पर्सन को गवर्नमेंट को टैक्स भरना आएगा वो असेसी बन जाएगा। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं मेरी बात करता हूं, मैं पर्सन हूं एज वेल एज द मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी भरता हूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? असेसी बन जाऊंगा। आप लोग जो हो नन्हे मुन्ने बच्चे, तो आप लोग जो हो वो पर्सन तो हो क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, लेकिन क्या आप असेसी हो? क्या असेसी नहीं हो। असेसी तब बनते हैं जब आप रिक्वायर टू पे एनी टैक्स इन द इनकम टैक्स। कोई टैक्स है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, वो भरना बनता है, तब आप असेसी बनोगे। तो आप लोगों की इनकम तो है ही नहीं, या आपकी इनकम बहुत ही कम है, तो आपको ना तो टैक्स भरना है ना कोई पेनल्टी फीस भरनी है। तो उस केस में आप असेसी नहीं हो, आप क्या हो? पर्सन हो। तो मैं बताऊं, पर्सन में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग जो है ये पर्सन होते हैं। लेकिन ये असेसी तभी बनते हैं जब ये रिक्वायर टू पे एनी टैक्स है, कुछ टैक्स भरना है इनको, या इनका कुछ असेसमेंट वगैरह चालू हुआ। ये असेसमेंट वगैरह क्या होता है बाद में देखेंगे। आप अभी इतना समझो कि अगर कोई पर्सन रिक्वायर टू पे टैक्स है तो वो बन जाएगा असेसी। अब एक चीज समझना आप लोग, इधर देखिए, इधर देखिए। सर इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल मीन्स अ ह्यूमन बीइंग। मीन्स आप इंडिविजुअल हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं। अगर कोई मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, वो इंडिविजुअल है, तो उसको अपन इंडिविजुअल में ले लेंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, ये एचयूएफ क्या होता है? ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका जो फुल फॉर्म है, दैट फुल फॉर्म इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम बार बार बोलेंगे एचयूएफ। सर एक बात बताइए, ये एचयूएफ होता क्या है? क्या एचयूएफ की कोई डेफिनेशन दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में? मैं बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एचयूएफ की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी। एचयूएफ की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी कि एचयूएफ का मीनिंग होता क्या है, वो कुछ भी डेफिनेशन नहीं दे रखी। लेकिन फिर आपको हिंदू लॉ को देखना पड़ेगा। और हिंदू लॉ में क्या होता है, हमारी जो हिंदू फैमिलीज होती है, हिंदू फैमिलीज में जब भी हस्बैंड एंड वाइफ है और उनका कुछ बच्चा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ है और उनका बेटा बेटी जो भी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो उस केस में वो एचयूएफ बना सकते हैं, एक सेपरेट एंटिटी बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब क्वेश्चन ये आता है, सर एचयूएफ कौन बना सकते हैं? हिंदू लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर मुस्लिम लोग जो है वो एचयूएफ बना सकते हैं? आंसर इज नो। जो ईसाई लोग हैं क्या वो एचयूएफ बना सकते हैं? आंसर इज नो।
जो पारसी लोग हैं क्या वो HUF बना सकते हैं? आंसर इज नो। तो जो ईसाई है या पारसी है या मुस्लिम है वो HUF नहीं बना सकते। लेकिन सर एक बात बताइए, जो भी तुम्हारे जैन लोग हैं, आप में से बहुत सारे जैन लोग रहेंगे या जैन लोग आप जानते हैं, तो जैन वाले HUF बना सकते हैं? आंसर इज यस, बना सकते हैं। उसके साथ साथ में क्या सर जो सिख रहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं, वो HUF बना सकते हैं? आंसर इज यस, वो HUF बना सकते हैं। तो मैं बता दूं कि HUF कौन बना सकता है? जो हिंदू है वो एक HUF बना सकते हैं, एक सेपरेट एंटिटी बना सकते हैं, वो एक फैमिली बिजनेसेस वगैरह होते हैं, वो HUF के अंडर आते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो मुस्लिम HUF नहीं बना सकते, पारसी लोग HUF नहीं बना सकते, ईसाई लोग HUF नहीं बना सकते, मींस कैथलिक वगैरह HUF नहीं बना सकते, बट इफ यू आर अ हिंदू, हिंदू में आपके जो जैन है, सिख है, वो लोग क्या कर सकते हैं? HUF है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस, मतलब एक अलग एंटिटी मानी जाती है HUF। अब एक बात समझना, HUF जो होता है ना, वो HUF एक अलग एंटिटी मानी जाती है। अब HUF में क्या होता है? जो फैमिली बिजनेसेस वगैरह होते हैं, जो फैमिली का बिजनेस है वो सब HUF के अंडर आता है। HUF में कौन होता है? एक होता है, मतलब मम्मी पापा और उनका एक भी बच्चा हो गया तो वो लोग HUF बना सकते हैं। अब एक चीज समझना, उसमें जितने भी मेंबर होते हैं ना, उस मेंबर में को पार्टनर बोला जाता है। मेंबर में को पार्टनर्स भी रहते हैं। अब आप बोलोगे को पार्टनर मेंबर क्या होता है? अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर होते हैं वही को पार्टनर होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए। क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, क्या एक बेटी का भी हक होता है क्या अपने HUF, जो मतलब पापा की प्रॉपर्टी थी, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, उसमें एक बेटी का भी क्या इक्वल हक होता है जितना बेटे का होता है? ऐसा पहले नहीं था। अगर मैं बात करूं 2005 से पहले बेटी का हक नहीं था उसके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में, बट बेटा 2005 में ऐसा एक अमेंडमेंट आया, एक केस लॉ आया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटी का भी इक्वल हक होगा अपने पेरेंटल जो प्रॉपर्टी रहती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसमें बेटी का भी उतना ही हक होगा जितना बेटे का होता है। तो जितना बेटे का हक होता है उतना ही बेटी का होगा। मींस डॉटर इज ऑल्सो को पार्टनर, डॉटर भी को पार्टनर मानी जाती है। तो बेटी का भी उतना भी हक है जितना जितना जो हक है वो बेटे का होता है, उतना ही बेटी का भी हक होता है। अब एक चीज समझना कि सर एक बात समझना, हिंदू लॉ में ऐसी चीजें होती है, अभी आपके एग्जाम के लिए या इनकम टैक्स के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। वहां पे दो तरह के स्कूल ऑफ लॉज होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड HUF लॉ जो है उसमें 2 टाइप ऑफ स्कूल ऑफ हिंदू लॉज होते हैं। एक होता है, आपने नाम सुना होगा तो दया भागा, और एक होता है मिताक्षरा। एक होता है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ और एक होता है दया भागा स्कूल ऑफ लॉ। अब आप बोलोगे ये मिताक्षरा क्या होता है और दया भागा क्या होता है? तो जो मिताक्षरा रहता है ना, वो मिताक्षरा पूरे इंडिया में लगता है, 2 स्टेट को छोड़ के, वेस्ट बंगाल और आसाम को छोड़ के। वेस्ट बंगाल एंड आसाम को छोड़ के पूरे इंडिया में मिताक्षरा लॉ ऑफ स्कूल लगता है, और जो वेस्ट बंगाल और आसाम है, वेस्ट बंगाल और आसाम है, वहां पे दया भागा स्कूल ऑफ लॉ लगता है। अब एक बात समझना, मिताक्षरा और दया भागा में फर्क क्या होता है? मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म से ही उसके पेरेंटल जो प्रॉपर्टी रहेगी उसमें उसका हक आ जाता है। जिसका भी जन्म हुआ, जन्म से ही जिसका भी जन्म हुआ, जन्म से ही उसका हिस्सा बन जाता है अपने खानदानी प्रॉपर्टी में, जन्म होते ही। दैट इज कॉल्ड मिताक्षरा। अपने यहां पे ऐसा ही होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल या आसाम को छोड़ दो तो पूरे इंडिया में एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही उसका हिस्सा बन जाता है उसके पेरेंटल प्रॉपर्टी में, जो बाप दादा की प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा जन्म से ही बन जाता है। दैट इज कॉल्ड योर मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। आपने ऐसा सुना होगा, जैसे मान लो मुकेश अंबानी के घर पे अभी पोते का जन्म हुआ, तो मुकेश अंबानी के घर पे जो पोते का जन्म हुआ तो उसके जो पापा की वगैरह जो प्रॉपर्टी है उसमें जन्म होते ही उसका हिस्सा उसमें आ जाता है। दैट इज कॉल्ड मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, जो पूरे इंडिया में लगता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और आपका आसाम को छोड़ के। लेकिन वेस्ट बंगाल और आसाम में क्या लगता है? वहां पे दया भागा स्कूल ऑफ लॉ लगता है। दया भागा स्कूल ऑफ लॉ क्या बोलता है पता है? कि जन्म होते ही बच्चे का प्रॉपर्टी में राइट नहीं है।
जन्म से राइट नहीं है, उसके जो पेरेंट्स का राइट होता है, पेरेंट्स के अगर मान लो डेथ वगैरह हो जाती है उसके बाद इनहेरिटेड में उनको राइट मिलता है, या फिर पेरेंट्स चाहे तो उसको राइट दे सकते हैं। यहां जन्म से ही उसका प्रॉपर्टी में राइट नहीं बनता, वो आसाम और वेस्ट बंगाल में लगता है, जिसको अपन दया भागा स्कूल ऑफ लॉ बोलते हैं। अपने इनकम टैक्स के लिए आपको ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फॉर इनकम टैक्स जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये ध्यान रखना है, इनकम टैक्स में एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो एक अलग एंटिटी मानी जाती है। अब एक बात बताऊं, फ्यूचर में जाके ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, इसकी जगह एक डीटीसी आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा आगे जाके, क्योंकि ये लॉ कितना पुराना हो गया है। सोचिए 1961 का एक्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, 1961 का एक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद कितने 70 साल तो हो गए, 61 से आप गिनोगे तो 40 साल वो, और अभी 20 साल ये, तो अप्रोक्स लाइक 61 ईयर्स हो गए इस लॉ को, इनकम टैक्स एक्ट को। तो 61 ईयर से हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसको चेंज करके ये आगे जो है, आगे जाके ये लोग डायरेक्ट टैक्स कोड लाने वाले हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स कोड होगा ना, उसमें उन्होंने एचयूएफ को हटा दिया है। डायरेक्ट टैक्स कोड अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा, बट उसमें उन्होंने एचयूएफ को हटा दिया, बोला एचयूएफ वगैरह कोई पर्सन है नहीं, बट अभी तक है करके, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पर्सन है। अब आप बोलोगे सर एचयूएफ का क्या फायदा है, तो एचयूएफ का फायदा अगर मैं आपको जनरल बता दूं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोलते हैं कि एचयूएफ अलग से बनाने का फायदा सिर्फ इतना होता है कि आपको पता है ना, वो 2.5 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो आप 2.5 लाख रुपए एचयूएफ बना दो, तो जिससे क्या होगा कि एचयूएफ की 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक फायदे लेने के लिए लोग एचयूएफ बनाते हैं। ये कुछ फायदा लेने के लिए जो लोग हैं वो क्या बनाते हैं, एचयूएफ बनाते हैं। तो एचयूएफ जो है वो बनाया किस लिए जाता है, 2.5 लाख का फायदा लेने के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम यही बोलते हैं। अब एक बात समझना, अभी आप इतना ध्यान रखिए, एचयूएफ करके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पर्सन होता है, इतना आपको याद रखना है। बाकी जो मैंने मिताक्षरा देवा भागा जो बताया वो आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके एसएससी में कौन आता है, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। पर्सन कौन होता है, इंडिविजुअल, आप में कोई भी पर्सन। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू लॉ के हिसाब से। तीसरा फर्म, फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म। एक चीज ध्यान रखना, इनकम टैक्स में जहां जहां पे मैं फर्म पढ़ाऊंगा, इसका मतलब हमेशा आपका इंक्लूडिंग एलएलपी भी है। मींस मैं एलएलपी की भी बात कर रहा हूं साथ साथ में। जो एलएलपी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी एक फर्म ही होता है। तो जहां जहां पे मैं फर्म बोलूंगा उसका मतलब एलएलपी भी है। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को फर्म ही माना जाता है। उसके बाद कंपनी, कंपनी का मतलब होता है एक बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी में 2-3 तरह की कंपनियां हम पढ़ेंगे, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी। अब ये इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, मैं डिविडेंड टॉपिक के साथ आपको पढ़ा दूंगा कि ये इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है। कंपनी मींस बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है एओपीबीवाई। सर ये एओपीबीवाई क्या होता है, एओपीबीवाई का फुल फॉर्म होता है दैट इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो सर ये एओपीबीवाई बेसिकली होता क्या है, मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एओपीबीवाई। तो एओपीबीवाई क्या होता है, आपने कभी कभी सुना होगा जॉइंट वेंचर वगैरह। जैसे कुछ लोगों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर चालू किया कि चलो हम एक काम करते हैं, एक जॉइंट वेंचर चालू करते हैं, और हम ना तो इसको कंपनी बनाते हैं ना इसको फर्म बनाते हैं, तो वो एओपीबीवाई में चला जाएगा। या फिर हम लोगों ने मान लो 10 लोग मिल गए और 10 लोगों ने मिलके और हमने बोला कि गणपति जब होगा, गणपति मुंबई में बड़ा सीजन होता है गणपति का, हम 10 लोग मिलके और ऐसे ही कोई ना तो फर्म बनाई ना कंपनी बनाई, और हमने बोला हम पानी की बोतल बेचेंगे, और पानी की बोतल बेच के उसका कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ, तो सर उसका फिर कैसे असेसमेंट होगा, वो एओपीबीवाई में जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में फर्क क्या है। देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होता है, एओपी में कोई भी मेंबर बन सकता है, जैसे 2 कंपनियां भी मेंबर बन सकती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, ये आपस में मिलके और एक जॉइंट वेंचर बनाती है। दैट जॉइंट वेंचर को ना कंपनी बनाया ना फर्म बनाया, तो वो क्या बन जाएगा, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मींस इसमें कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है, कंपनी भी मेंबर बन सकती है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और एक होता है तुम्हारा बीओआई, दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही मेंबर बनते हैं।
इंडिविजुअल लोग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो हम इंडिविजुअल है। तो जैसे 10 लोग इंडिविजुअल लोग मिले और कुछ बनाया, दैट इज कॉल्ड योर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हम इनकम टैक्स में हर बार इसको एक साथ ही वर्ड यूज करेंगे, एओपी बीवाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हम इसको एक साथ ही बोलेंगे एओपी बीवाई, बट इसमें फर्क क्या होता है कि जो एओपी होता है ना, उसमें कोई भी मेंबर बन सकता है, एक कंपनी भी मेंबर बन सकती है, ठीक है, एक कंपनी है वो भी मेंबर बन सकती है, दैट इज कॉल्ड एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, में कोई भी पर्सन बन सकता है मेंबर। और दूसरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो होता है, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही मेंबर बन सकते हैं, मींस आप में सब इंडिविजुअल लोग हैं ना, वो ही मेंबर बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल करके। ठीक है, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ ठीक है, बाकी थियोरेटिकल पार्ट अपन लास्ट में पढ़ लेंगे थोड़े टाइम के बाद में, जब आपके पास बुक आएगी तब अपन पढ़ेंगे। अब एक और चीज समझना, एक दे रखा है ये लोकल अथॉरिटी। सर ये लोकल अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी मींस आपके यहां पे जो बीएमसी होती है ना, बीएमसी दैट इज मुंबई में है, मुंबई लाइक ब्रह्ममुखी, दैट इज म्युनिसिपलिटी, दैट म्युनिसिपलिटी इज अ लोकल अथॉरिटी। आपके वहां पे जो ग्राम पंचायत है, दैट इज द लोकल अथॉरिटी, या इसको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, वो गवर्नमेंट का पैसा जो गवर्नमेंट देती है और लोगों के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। अब एक चीज समझना, ये सर लास्ट में आपने जो लिखा है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये क्या होता है? तो ये आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन क्या होता है? जो इनमें 6 में नहीं आता वो 7वें में आएगा, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, यू कैन से दैट। जो कहीं पे फिट नहीं होता है, जो इंडिविजुअल नहीं है, जो एचयूएफ नहीं है, जो फर्म नहीं है, जो कंपनी नहीं है, जो एओपी बीवाई नहीं है, जो लोकल अथॉरिटी नहीं है, वो कहां जाएगा? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए टेम्पल, जो मंदिर मस्जिद होते हैं। अब मंदिर मस्जिद कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, भगवान जो है भगवान, वो कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, आप उनको नेचुरल पर्सन में तो नहीं ले सकते, ना वो एचयूएफ है, ना वो फर्म है, ना वो कंपनी है, ना वो एओपी बीवाई है, ना वो लोकल अथॉरिटी है, तो फिर वो कहां जाएंगे? आपके आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में चले जाएंगे। तो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में कौन जाते हैं? जो देवी देवता वगैरह होते हैं, जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं, वो तुम्हारे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में चले जाते हैं करके। ठीक है, तो चलिए आप एक काम करिए, जैसा अपन ये चार्ट बनाया था, चार्ट के बाद में जैसा मैं आपको लिखवाता हूं वैसे लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7, जैसा मैं लिखवाता हूं वैसे। देखिए कैसे लिखते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7, और ये डिफाइन करेगा एसएससी को। लिखिए, इट मींस पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन इनकम टैक्स, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन इनकम टैक्स is known as assessee, is known as assessee, known as assessee। assessee। उसके बाद में आप नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 31, और यहां पे आप लिखिए पर्सन, यहां पे आप लिखिए पर्सन। पर्सन किसको बोलेंगे? तो पर्सन में टोटल 7 पर्सन आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। सबसे पहले लिखिए इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के लिए चाहिए तो साथ में लिख सकते हैं मिस्टर तुषार, तुषार, या आप खुद का नाम लिख सकते हैं मिस्टर तुषार। उसके बाद दूसरा लिखिए HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एग्जाम्पल के लिए आपको चाहिए तो लिख लीजिए बीबीज HUF। मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी वाइफ भी इंडिविजुअल है,
मेरा बेटा भी इंडिविजुअल, हमने एक HUF और बना रखा है, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक अलग एंटिटी होती है वो, ठीक है। उसकी कुछ असेट होती है, उसकी इनकम पे 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन मिलता है, तो HUF में लिखिए बीबी इज HUF। तीसरा लिखिए कंपनी, कंपनी में एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी के बाद आप लिखिए पार्टनरशिप फर्म, ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग LLP, इंक्लूडिंग LLP। जिसमें एग्जाम्पल में चाहिए तो आप लिखिए जैसे हमारी बीबी वर्चुअल्स एक फर्म है, बीबी वर्चुअल्स फर्म, और एक जैसे गपमी फूड्स LLP, तो ये फर्म है गपमी फूड्स LLP, गपमी फूड्स LLP। उसके बाद AOPBY AOPBY, उसमें आप लिख लीजिए A&B जॉइंट वेंचर, A&B जॉइंट वेंचर। या फिर जो ये क्लब्स वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मिलके क्लब बना देते हैं, ठीक है, दैट क्लब्स वगैरह होते हैं ना, वो भी AOPBY में आते हैं। और क्लब्स, 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 क्लब वगैरह होते हैं ना, कि लोग बोलते हैं कि भाई लायंस क्लब वगैरह, तो क्लब जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, AOPBY में आते हैं। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं BMC, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या आप बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह आप लिख सकते हैं। एंड लास्ट में 7th नंबर पे लिख लीजिए आर्टिफिशियल जुरिडिकल, जो कहीं पे नहीं आते वो इसमें आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो देवी देवता होते हैं, या फिर जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, यूनिवर्सिटीज, सो देतीज या यूनिवर्सिटीज, क्लब्स होते हैं वो NPO में आते हैं। तो NPO AOPBY में आता है या नहीं, वो वाली बात हुई। अभी आप समझिए AOPBY में आता है। तो देखिए ये तुम्हारा पर्सन का डेफिनेशन हुआ। NPO क्या होते हैं? NPO अभी के लिए आप ये समझिए AOPBY में आते हैं। NPO के लिए अभी के लिए आप ये समझिए कि AOPBY में आते हैं। उसके बाद आप लिखिए सबसे पहले, आप लिखिए सबसे पहले
बर्मन अनिश, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। चलिए अब इसके बाद लिखिए आप असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन। तो इसके बाद आप सेक्शन लिखिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 और लिखिए असेसमेंट ईयर। लिखिए असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में लिखिए इट मीन्स पीरियड ऑफ 12 months। इट मीन्स period of 12 months। it means period of 12 months। it means period of 12 months commence every year on the 1st April। it means period of 12 months commence every year on the 1st April। commence every year on the 1st April and end on 31st March। end on 31st March। सो आपने क्या लिखा? इट मीन्स पीरियड ऑफ 12 month commence every years on the 1st April and end on 31st March। full stop। income earned in previous year। 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 income earned in previous year is assessed ASSED। income earned in previous year is assessed to tax in assessment year। income earned in previous year is assessed to tax in assessment year। assessed to tax in assessment year। it means assessee paid tax in assessment year। it means assessee paid tax in assessment year। फुल स्टॉप के बाद लिखिए इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर 21-22 मीन्स 21-22। income earned in previous year 21-22 is taxable in assessment year 22-23। income earned in PY 21-22 is taxable in assessment year 22-23। 22-23 तो आपने क्या लिखा? एक बार मैं पूरा पढ़ रहा हूं। assessment year, it means a period of 12 month commence every year on the 1st April and end on 31st March। income earned in previous year is assessed to tax in assessment year। it means assessee paid tax in assessment year। income earned in previous year 21-22 is taxable in assessment year 22-23 करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना आप लोग। अब आप लिखिए नेक्स्ट लाइन में प्रीवियस ईयर। सेक्शन 3 में लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर लिखिए इट मीन्स
year in which assessee earn the income. It means year in which assessee earn the income. It means year in which assessee earn, EARN, earn the income. Normally previous year is also for 12-month period. 12-month period. Normally previous year is also for 12-month periods. 12-month period. But in case of new business or profession, but in case of new business or profession or new source of income, but in case of new business or profession / new source of income, previous year is start from the date on which new business or profession setup or new source arise till 31st March of that financial year. तो आपने क्या लिखा? तो प्रीवियस ईयर का मीनिंग क्या है? तो देखिए, प्रीवियस ईयर मींस, मैं वापस पढ़ रहा हूं जो मैंने लिखा है, इट मींस अ ईयर इन विच assessee earn the income. नॉर्मली प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो फॉर 12-month पीरियड. नॉर्मली 12 महीने का होता है, अप्रैल से लेकर मार्च. लेकिन अगर कोई नया बिजनेस चालू हो रहा है, मींस इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस और प्रोफेशन या न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपका कुछ आने वाला है, तो प्रीवियस ईयर इज स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच न्यू बिजनेस या प्रोफेशन इज सेटअप. जब नया बिजनेस प्रोफेशन सेटअप किया उस दिन से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, या फिर नया सोर्स आपका आया, न्यू सोर्स अराइज हुआ तब से लेके और 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर तक आपका प्रीवियस ईयर चलेगा. तो इसका मतलब एक बात बोलूं, देखो आपका प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए मैंने बोला 21-22 एंड आपका असेसमेंट ईयर है वो 22-23 होगा. देखो असेसमेंट ईयर हमेशा आपका, असेसमेंट ईयर जो होगा ना वो हमेशा आपका 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक रहेगा. मींस ये आपका असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का रहेगा, अगला 12 महीना असेसमेंट ईयर. लेकिन प्रीवियस ईयर है ना, वो प्रीवियस ईयर देखो 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 मार्च 2022 तक रहेगा. लेकिन अगर इस साल कोई नया बिजनेस चालू हुआ है या इस साल कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आया है, नया बिजनेस चालू हुआ है या नया कोई सोर्स ऑफ इनकम आया है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये प्रीवियस ईयर छोटा हो सकता है. जैसे प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, लेकिन एक बात बताओ, मेरा कोई 1 अप्रैल को बिजनेस ही नहीं था, मैंने मेरा बिजनेस चालू किया वो मान लो 14 दिसंबर 2021 से किया, तो मेरा प्रीवियस ईयर चालू कब से होगा इस साल का, ये प्रीवियस ईयर 14 दिसंबर 2021 से लेके और मेरा 31 मार्च 2022 तक है, ये मेरा प्रीवियस ईयर रहेगा. तो देखो नॉर्मली प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ का ही होता है, नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ का होता, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई बिजनेस नया चालू हुआ है या नया कोई प्रोफेशन चालू हुआ है या नया कोई इनकम का सोर्स आया है, तो उस ईयर के लिए आपका प्रीवियस ईयर जिस दिन वो बिजनेस सेटअप हुआ
या नया सोर्स आया उस दिन से लेके और 31 मार्च तक है वो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, और उसका अगला वाला साल है वो तुम्हारा असेसमेंट ईयर रहेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो चलो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, और आज मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, मिस 11 बज गए मैं आपको छोड़ूंगा, बट अगले लेक्चर से आपके पूरे 3 घंटे का लेक्चर रहेगा, ब्रेक को भी निकाल के 3 घंटे का लेक्चर रहेगा। तो हो सकता है अगर मैं एग्जैक्टली 8 बजे लेक्चर चालू कर दूंगा, एग्जैक्टली 8 बजे मैं चालू कर दूंगा और 11 बज के और 5 मिनट पे मैं वाइंड अप करूंगा, बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, तो उसके हिसाब से 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स का एवरीडे आपका लेक्चर रहेगा इफेक्टिवली, उसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं रहेगा। 2 आवर्स 55 मिनट्स का लेक्चर रहेगा। मैं हर दिन 11 बज के 5 मिनट पे आपको छोड़ूंगा, 8 बजे मैं लेक्चर चालू करूंगा और बीच में 1.5 घंटे के बाद आपको मैं 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, ठीक है? तो वैसा आपका लेक्चर रहने वाला है। असेसमेंट ईयर कभी भी चेंज नहीं होता कपिल, असेसमेंट ईयर हमेशा आपका 12 महीने का रहेगा, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का रहेगा। खुशी ने बोला कि सर ये पर्सन का डेफिनेशन जो आप बता रहे थे, ये पर्सन का डेफिनेशन इंक्लूसिव है या फिर मीन्स है? इट्स बेसिकली लाइक ये मीन्स है, मीन्स यही पर्सन में आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, यही पर्सन में आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, और उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मीन्स से चालू होता है। पर्सन मीन्स यही आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जिसको नहीं समझता एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव, डोंट वरी, आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है? जिसने पूछा था उसको आंसर मिल गया। चलिए अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, सर मंडे से संडे को भी लेक्चर रहेगा क्या? मैं बता दूं आपका लेक्चर नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे रह सकता है, किसी किसी सैटरडे मैं लेक्चर लूंगा, और सैटरडे अगर मैंने ऐसा लेक्चर ले लिया करके, ठीक है, तो आपको मैं ओपन लेक्चर दे दूंगा लाइव वालों को। अगर मान लो कोई होता है जिसका बोलता है नहीं मेरा सर उस दिन सैटरडे कहीं क्लास है, तो डोंट वरी, मैं हो सकता है अगर सैटरडे को लूंगा तो सैटरडे का लेक्चर मैं आपके लिए ओपन रखूंगा, तो आप ओपन लेक्चर रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। बट मंडे टू फ्राइडे जो लेक्चर रहेंगे वो आपके क्लोज लेक्चर रहेंगे। अगर आपने किसी भी दिन मिस किया तो आपको जो बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा उसमें से आपको देखना रहेगा। चलिए अब एक बात समझना, हाँ सर कंपनी ना आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नहीं होता, नहीं, कंपनी आर्टिफिशियल थोड़ी है, कंपनी तो स्पेसिफिकली बोला हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट। टेस्ट विल बी देयर, यस, आपके 2 वीक के बाद टेस्ट होगा। अभी जब तक 2 वीक नहीं होंगे, जब तक कोई टॉपिक कंप्लीट 2-3 नहीं होंगे, तब तक टेस्ट नहीं होगा। जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट का मतलब आपको होमवर्क टाइप पे मिलेगा, और वो होमवर्क्स आपको एमसीक्यूज है या फिर क्या बोलते हैं केस सिनेरियोज है, उसके बेसिस पे मिलेगा जो आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है? चलिए मैंने जो पढ़ाया उसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं। आज मैंने बेसिक बातें की है। सर सेक्शन नंबर याद रखनी है या नहीं, मैं आपको सब बता दूंगा, कौन सी याद रखनी है कौन सी नहीं रखनी। अभी जो सेक्शन पढ़ाई है ये आपको याद नहीं रखनी, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है करके, ठीक है, सब आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सब चीजें आपको याद ही आज ही हो जाए, नहीं, धीरे धीरे होगी। बड़ा लंबा सफर है और उस लंबे सफर में हम एक साथ में पढ़ते रहेंगे और सब चीजें हैं वो अच्छे से याद करते रहेंगे। बस मेरा रिक्वेस्ट आपसे 2-3 चीजों का है। पहली चीज, इनकम टैक्स में आप लेक्चर बंक नहीं करेंगे। अगर आप लेक्चर बंक किए आपको अगले लेक्चर में कोई समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे सब सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हर चीज लिंकेज है। तो अगर आपने लेक्चर बंक किया तो आपको अगले लेक्चर में समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लेक्चर बंक हो जाता है अगर आपका लाइव वाला, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपके बैकअप में से आप लेक्चर देखेंगे और उसके बाद आप अगला लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक है? तो आप कोशिश करिए लेक्चर बंक ना करें। दूसरी कोशिश, आपको ज्यादा नहीं रिवाइज करने का, सिर्फ दिन में आधा घंटा देना है। जो मैंने आपको 3 घंटे में पढ़ाऊंगा वो 3 घंटे में जो मैंने पढ़ाया उसको आधे घंटे के अंदर आपको रिवाइज करना है। आधे घंटे के अंदर अंदर आपका सब रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी आपका बाकी नहीं रहेगा। आधा घंटा दे दीजिए, और उसके बाद जिस दिन मैं होमवर्क दूं उस दिन थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर मैंने होमवर्क दिया तो होमवर्क वाले दिन आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और होमवर्क वाला है वो आप पूरा होमवर्क करके आएंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो ये 2-3 चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखनी। आईसीआई का मॉड्यूल देखना है या नहीं, अभी नहीं देखना है, जब मैं बोलूँगा देखने का तब आपको देखना है, अभी आपको कुछ भी नहीं देखना। बट आईसीआई के मॉड्यूल आपके पास होने चाहिए, आप मॉड्यूल ले लीजिए करके, ठीक है? और मॉड्यूल जो है वो आईसीआई के मॉड्यूल कौन से वाले, ये वाला आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए। ये वाला जो ये वाला फर्स्ट वॉल्यूम है, ये आपका थोड़ा ग्रीन हो गया तो वो दिख नहीं रहा है, बट दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम, जिसके ऊपर लिखा होगा
जिसके ऊपर लिखा होगा रिलेवेंट फॉर मे 2022 एंड नवंबर 2022। ऐसे 3 वॉल्यूम रहेंगे इंस्टीट्यूट के, ये तीनों वॉल्यूम आपके पास होने चाहिए करके, ठीक है। इसके जो नोट्स मैं क्लास में लिखूंगा वो कब तक अपलोड होंगे, 2-3 घंटे के अंदर अपलोड होंगे। जैसे ही आपका लेक्चर हो जाता है उसके बाद में आप ये समझिए 3 से 4 घंटे के अंदर आपका लेक्चर बैकअप वाला एज वेल एज जो नोट्स है वो आपको अपलोड हो जाएंगे करके, ठीक है। हाँ, अगर पुराना वॉल्यूम है तो ये एडवाइजेबल आपके लिए रहेगा कि लेटेस्ट वाला आ गया है। यस, लेटेस्ट वाले वॉल्यूम्स आ चुके हैं तुषार, आप लेटेस्ट वाले वॉल्यूम आईसीआई से ऑर्डर कर लीजिए। आई थिंक 200-300 रुपए के है वॉल्यूम, 300 या 350 रुपए में तीनों आपके डीटी के वॉल्यूम मिल जाएंगे। आईसीआई की वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। नए वाले वॉल्यूम रखिए, बढ़िया रहेगा। मैं कितनी बुक दूंगा, मैं आपको 2 बुक दूंगा। एक दूंगा कंपाइलर जो कि 300 पेज की रहेगी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, मतलब आंसर नहीं है, क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस के आंसर हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक आपकी रहेगी थ्योरी बुक जिसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, वो थोड़ी लेट मिलेगी, वो इतनी जल्दी नहीं दूंगा, नहीं तो क्या होगा आप लिखोगे नहीं, आप उसमें ही देख लोगे नहीं, तो इसके लिए वो थोड़ी लेट दूंगा मैं कॉम्पैक्ट बुक। बट कंपाइलर आपको ऑलरेडी सबको डिस्पैच हो रहा है, कल परसों आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर की बुक, जिसको हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और हम जो है वो पूरे टॉपिक लिख के करने वाले हैं, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें हैं वो लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्टली उससे नहीं बताने वाला, मैं आपको लिखवाने वाला हूं। तो नोटबुक अपना अच्छा रखिए, अपने साथ में पेन पेंसिल लेके बैठिए, 2-3 कलर की आपके पास पेन होनी चाहिए, और वो आप लिखिए, बिकॉज लिखने से जो मजा है ना वो आप फिर मतलब कभी नहीं चीजें भूलोगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। हमने जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिकैप करवा देता हूं। इंडिया वाले टैक्स क्यों लेते हैं? इंडिया को रन करना है, डेवलप करना है, 2 चीजें चाहिए, पावर और मनी। पावर कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, इनकम टैक्स ले सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। स्टेट गवर्नमेंट के पास में स्टेट लिस्ट है, उसमें दे रखा है एंट्री नंबर 46 के, वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकते हैं। पैसा कहां से आएगा? 3 जगह से, या तो बिजनेस है उससे आएगा, या फिर लाइक क्या बोलते हैं पेरेंट्स से मांगेंगे इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस, डीटी आईडीटी, 2 तरह के टैक्स होते हैं, या फिर फॉरेन कंट्री से लोन वगैरह लेते हैं। अब एक चीज समझना, मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स आपको समझने के लिए 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 और फाइनेंस एक्ट 2021। अब एक बात समझना, बेसिक एंड टैक्स रेट्स करके हमने पहला टॉपिक चालू किया, जो अभी तक आज सिर्फ बेसिक की बातें की अपन ने, कि इनकम टैक्स में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी पर्सन की इनकम निकालेंगे और उस पर फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सर कैसे इनकम निकालते हैं? 5 हेड की इनकम होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, जिसको हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। उसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे। ये डिडक्शन क्या होते हैं पता है? जैसे आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स एलआईसी में पैसा डालते हैं, कि हमको एलआईसी में मान लो पैसा डाल दिया तो उसका 80C में डिडक्शन मिलता है, या मेडिक्लेम लेते हैं तो 80D में डिडक्शन मिलता है, वो सब डिडक्शन होते हैं। उसके बाद में टोटल इनकम आ जाएगा, वही तुम्हारा नेट टैक्सेबल इनकम है, इस पे हम टैक्स निकालेंगे। टैक्स कैसे निकालेंगे वो कल हम सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ईयर में देखिए, यहाँ कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं है, फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है। 2 तरह के फाइनेंशियल ईयर होते हैं, एक प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में आप उस पर टैक्स भरोगे। तो दोनों 12-12 महीने के पीरियड होते हैं। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए 21-22 है, असेसमेंट ईयर आपके लिए 22-23 है। अब एक चीज समझना, असेसी कौन होता है? जो पर्सन रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स होता है। पर्सन कौन होता है सर? 7 पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन करके, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां पे आराध्या पूछ रही है कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो सर मतलब जनवरी से दिसंबर तक अपने अकाउंट बनाती है। अरे वो कुछ भी बनाए, हम इनकम टैक्स में अप्रैल टू मार्च देखेंगे, वो अपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाती होगी, हम तो हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से तो अप्रैल से मार्च होगा, हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से हमेशा अप्रैल टू मार्च होगा करके, ठीक है। हाँ, उसके बाद में असेसी कौन होता है? तो असेसी मैंने लिखा है। पर्सन कौन होता है? ये मैंने आपको 7 पर्सन की बात की करके, ठीक है। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर जो होता है वो 12 महीने का पीरियड होता है, जिस ईयर में आप टैक्स भरते हो। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर में आप टैक्स भरते हो। ये हमेशा 12 मंथ का पीरियड रहेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ का होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, लेकिन वो 12 मंथ से कम हो सकता है अगर किसी भी ईयर में बिजनेस चालू हुआ है इन बिटवीन करके, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आया है वो इन बिटवीन आया है, तो वहां आपका प्रीवियस ईयर उस डेट से चालू होगा और आपका 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको ओपन लेक्चर मिलेगा। तो आज अगर आपका कोई टेक्निकल इशू आया है तो आप ओपन लेक्चर देख सकते हैं, बट कल से प्लीज आप अपना टेक्निकल, अपना नेट वगैरह है वो ढंग का रखिए।
मोबाइल के नेट से अगर काम होता है तो उसमें प्लीज़ आप उसको जो है वो एयरप्लेन मोड पे रखिए। एयरप्लेन मोड पे रखेंगे तो मोबाइल नेट चलेगा कैसे? अच्छा, वाईफाई वगैरह अगर आप चलाते हैं तो वाईफाई वगैरह से आप चलाइए, बेटर रहेगा। और वाईफाई चलाते हो तो आप एयरप्लेन मोड पे रखिए, जिससे कि आपको बीच में डिस्टर्बेंस ना हो किसी का, जिससे अगर आपको किसी का कॉल आता है वगैरह तो लेक्चर है वो आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक्स अलॉट पीपल, सी यू टुमारो। आज जितना पढ़ा है क्विकली रिवाइज कर लेना। बेसिक लेक्चर था, कल अपन ढंग से पढ़ेंगे, जहां पे हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कल हम सीखेंगे किसको कितना टैक्स लगता है, ठीक है, कितनी इनकम कमाओगे, कितना टैक्स लगेगा, वो हम कल सीखने वाले हैं। थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। सी यू टुमारो।